दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये काम के चक्कर में ना मुझे इतना ज़लील होना पड़ा। मैं तो इतने दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे मिलने आने के लिए, बल्कि मैं तो संडे को आपको लेने भी आना चाहता था, लेकिन संडे को भी काम निकल आया और मैं आपके पास आ ही नहीं सका। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। वो उनकी गोद में सर रख के ज़मीन पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं क्यों तुमसे खफ़ा होऊँगी? तुम आ गई यही बहुत है। मुझे लगा उस दिन इज़ा की वजह से तुम नाराज़ हो गए हो। ईज़ू की बातें दिल पर मत लिया करो बेटा, वो नादान बच्ची है। वो दरवाजे से अंदर आती ईज़ा को देखते हुए बोली थी, अरे उससे कौन नाराज़ होता है और उसकी वजह से मैं क्यों आपसे मिलना बंद कर दूंगा? कम ऑन दादी, वो तो मेरी दोस्त है और दोस्ती में कुछ भी बोलना अलाउ होता है। क्यों ईज़ू, एम आई राइट? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसका इज़ू कहना भी उसे आग लगा गया, लेकिन वो मजबूर थी। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। देखा, मैंने कहा था ना हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं दादी। अब तो हम दोनों की फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल की है। अब तो मैं रोज़ इससे मिलने के लिए अब तो आपसे रोज़ मिलने आऊँगा। बेशक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अपनी दादी से मिलने आता हूँ और आप सब लोग भी तो मेरे अपने हैं ना। वो सब घर वालों की तरफ देखते हुए बोला तो सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर इसी खुशी में तुम मुझे चाय पिला दो। उसके हाँ में सर हिलाने पर वो फरमाइशी अंदाज में बोला, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं बाहर से आ रही हूँ? आपने कहा कि मैं काम करने लग जाऊँ। आपने कहा और मैं काम करने लग जाऊँ? पहले मुझे चेंज करना है, मुँह हाथ धोना है। मेरी चाय के लिए आपको तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार फरमाना पड़ेगा। मैं यूं ही बैठे बिठाए किसी को चाय नहीं पिलाती। वो अंदर दाखिल होती तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती ऊपर की तरफ चली गई। 20 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, वो पीछे से बोला। 19 मिनट 59 सेकेंड, इससे कम नहीं कर सकती मैं, वो पीछे मुड़कर बोलती अपने कमरे में दाखिल हुई। जबकि उन दोनों को नॉर्मल देख सभी मुतमईन हुए थे। बहुत शरारती है हमारी इज़ू, लेकिन जिसके साथ दोस्ती कर लेती है ना, फिर समझो उसकी नैया डूब गई। बारिक दादी के साथ जगह बनाते हुए बोला। तो वो जो ईज़ा की तारीफ सुनना चाहता था, ये लाइन सुनकर हैरानगी से उसे देखने लगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दामियार भाई, आपकी भी नैया डूबने ही वाली है। दुआ करें कि आपके साथ उसकी दोस्ती हरगिज़ ना हो, क्योंकि अगर आपके साथ इसकी दोस्ती हो गई ना तो पांचवें भाई को भी किसी ना किसी लिस्ट में शामिल कर ही लेगी। शेरी मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया उसकी बात पर। हाँ, लेकिन वो उसे ये ज़रूर बता देना चाहता था कि वो उसका पांचवा भाई हरगिज़ नहीं है। सॉरी, उस दिन ईज़ा ने आपके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। घर में एक नए फ़र्द को वो कबूल नहीं कर पा रही, इसीलिए थोड़ा बहुत जज्बाती होकर उसने कुछ बोल दिया। जो आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ यहाँ पर आना मत छोड़िएगा। दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं। ज़बर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। कम ऑन गाइस, मैंने तुम सब लोगों को बताया ना कि मैं हरगिज़ उस वजह से यहाँ आना बंद नहीं कर रहा था। मेरे कुछ काम निकल आए थे और उन कामों के चक्रों में मुझे अच्छे खासे मसले उठाने पड़ गए। वो तो खुदा का करम होगा, वरना जाने क्या से क्या हो जाता। मुसीबत एक एक इन- सारी मुसीबत एक अकेले इंसान पर हो ना तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं और कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि करना क्या चाहिए। किसी से मशवरा लेने की कोशिश करो तो वो पहले अपना फ़ायदा सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में सोचता है। वो अभी बोल ही रहा था जब इज़ा पिंक कलर के खूबसूरत से लिबास में वापस नीचे की तरफ आती किचन में चली गई। अरे ये क्या मोहतरमा, 3 मिनट 22 सेकंड में नीचे आ गई, इसका मतलब चाय जल्दी मिल जाएगी? जी नहीं, इसका मतलब है मैं पहले आराम फरमाऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। जितने टाइम में बोला है उतने ही टाइम में आपको चाय मिलेगी। वो किचन से ही बर्तन निकालते बोली, जबकि इबादत भी नीचे आ गई थी, क्योंकि मेहमान के घर होते हुए ऊपर कमरे में बैठे रहना बहुत अजीब था और अब तो वैसे भी ये मेहमान उनके घर का फ़र्द बन चुका था। इबादत जी आइए, आपके शोर से मुलाकात हुई थी मेरी। उन्हें एक केस देना चाहता था कि वो मेरे गले पड़ गया। उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली मुलाकात काफ़ी खुशगवार होगी। कब तक आ रहे हैं आपके मियाँ वापस? ये शादी की तैयारियां कब से शुरू होंगी यार? मैंने कभी घर की किसी शादी के फंक्शन को अटेंड नहीं किया। वो उसकी तरफ देखते दादी से मुखातिब हुआ। उसे शादी में भी इंटरेस्ट था। दामियार, तुम यहाँ बैठो, ऊपर नीचे क्यों बैठे हो यार? बहुत अजीब लग रहा है। बारिक ने उसके साथ ही ज़मीन पर बैठते हुए कहा। मैं यहीं बैठूंगा। दादी की गोद में सर रखकर मुझे अपना अपना महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है दादी, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसको सिर्फ दौलत से प्यार था। जब तक दौलत मिलती रही तब तक सब कुछ ठीक था। एक दिन उसे पता चला कि अगर बाबा इस दुनिया में ना रहे तो सारी जायदाद उसे मिल सकती है, क्योंकि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो बाबा को खाने में थोड़ा थोड़ा करके रोज़ जहर मिला कर देती, ताकि किसी को पता ना चले कि बाबा की मौत किस तरह हुई। पहले मेरे बाबा की टांगें बेजान हुई, उसके बाद वो बाजुओं से भी महरूम हो गए। उनके जिस्म का हर हिस्सा उनके साथ तो था, लेकिन बिल्कुल नाकारा
وہ وقت بابا نے کیسے گزارا میں نہیں جانتا، میں بہت چھوٹا تھا، لیکن بابا بہت اونچی آواز میں روتے تھے، چلاتے تھے، تڑپتے تھے، اس عورت کو گالیاں دیتے تھے اور وہ میرے بابا کی بے بسی کا مذاق اڑاتی، ان پر ہنستی تھی۔ اور پھر بابا چلے گئے، لیکن ہمارے گھر کے نوکر نے سب راز کھول دیا، بتا دیا کہ وہ بابا کو زہر ملا کر دیتی تھی کھانے میں، اور پھر وہ پکڑی گئی۔ ماں باپ سب دور ہو گئے، دادا تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، کوئی نہیں تھا میرا اپنا۔ میرے پاس بابا کے جانے کے بعد جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ سارا دن نوکر میرے آگے پیچھے گھومتے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا سوائے مبشر کی امی کے۔ وہ مبشر کے لیے میٹھی سوئیاں بناتی تو مجھے بھی لا کر دیتی، لیکن وہ مبشر کی طرح مجھ سے لاڈ نہیں کرتی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ میری نہیں مبشر کی ماں ہے، اور پھر میں بڑا ہوتا گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بس میری دادی کی ضرورت ہے۔ وہ بات ختم کرتے ایک دفعہ پھر سے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ دادی نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے ہرگز تنہا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنا بچپن ضائع کر چکا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے سبھی لوگ اداس ہو گئے تھے۔ آپ پلیز اداس مت ہو، یہ لیجیے آپ کی چائے۔ میں 20 منٹ کی بجائے 10 منٹ میں بنا لائی۔ ایزا آنکھوں میں آنسو لیے ٹیبل پر چائے کے کپ رکھنے لگی، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتا اگلے ہی لمحے کپ اٹھا چکا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، بلکہ سب بہت اچھے ہیں۔ آئی لو یو آل۔ مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں اللہ کو اسپیشل تھینکس کروں گا جس نے مجھے آپ لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دادی کی گود میں سر رکھ چکا تھا، جبکہ سب لوگوں کے پاس ہی اس کی زندگی کے بارے میں اس کے پاسٹ کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ایزا گلٹ فیل کرنے لگی، لیکن یہ گلٹ اب دور ہو چکا تھا۔ ایزا اسامہ شاہ، تم اندازہ نہیں لگا سکتی مجھے تمہارے لیے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ وہ عورت جو میرے باپ دادا کی عزت رول گئی، اس سے جھوٹی محبت جتانا پڑ رہی ہے۔ وہ عورت جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اس کے لمس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے صرف تمہاری خاطر۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں کتنا مجبور ہو گیا ہوں صرف ایک رات کے لیے۔ تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے اس عورت کے پاس جانا پڑ رہا ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جس سے میرا باپ نفرت کرتا تھا اور جس سے میرا دادا نفرت کرتا تھا۔ تم میری نفرتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تم وہ ہو جس کی خاطر میں نے اپنے باپ دادا کی نفرت چھوڑی۔ تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا، تمہیں ہر قیمت پر میرا ہونا ہوگا، تمہیں میری باہوں میں رات گزارنی ہوگی۔ تمہاری تڑپ نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ صرف ایک رات کی خاطر میں اس حد تک آ گیا ہوں کہ اپنے باپ دادا کی عزت روننے والی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ جس دن تم مجھے مل گئی نا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم تو خود بھی اپنے آپ کو نہ پہچان پاؤ گی، اور میں تمہیں قید کر لوں گا، اور اس قید میں تمہیں تب تک رہائی نہیں دوں گا جب تک دامیار شاہ کا دل نہیں بھر جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک رات گزار کر میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن نہیں۔ جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے، تم ایک رات نہیں بلکہ میرا زیادہ وقت ڈیزرو کرتی ہو، بہت زیادہ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھا سامنے لگی ایزا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، غلاظت اور ہوس بھری نظروں سے۔ وہ سب کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسے کسی کے دل ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنی دادی کو وہ اس کی اوقات ایزا کے مل جانے کے بعد دکھانے والا تھا۔ وہ یہ ڈرامہ بھی زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا تھا، اسے بھی اس ڈرامے کو اب ختم کرنا تھا جو کہ بہت جلد ہونا تھا، اور صرف کچھ دن تک وہ اسے برداشت کرے گا، اور وہ صرف کچھ دن تک ہی اسے برداشت کرنے والا تھا۔ آج 13 دن ہو چکے تھے زارن شاہ کو گئے ہوئے، اور اس کی واپسی کی کہیں سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ سب لوگ نیکسٹ ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 13 دن سے ان کا کام بہت اچھے سے چل رہا تھا، وہ سب کچھ بہت اچھے سے کر رہی تھی، ان کے سٹاف ممبرز بھی ان سے کافی خوش تھے۔ اپنے جانے کے بعد وہ اپنے ایک اسسٹنٹ کو ان پر خاص نظر رکھنے کے لیے کہہ کر گیا تھا، اور ان کے کام میں کسی طرح کی غلطی نہ ہو اس لیے وہ اس آدمی کو ایکسٹرا چارجز بھی دے کر گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ لوگ کافی لگن سے اپنا کام کر رہی تھی جب اچانک پیچھے سے عبادت کو اس کی آواز سنائی دی۔ مس عبادت، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آئے، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ ہوا کی طرح آیا اور ہوا کی طرح ہی وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ اور دعا حیران رہ گئی، جبکہ عبادت کی حالت بھی ان سے الگ نہ تھی۔ یہ کب آئے اور یہ اتنے غصے سے تمہیں کیوں بلا کر گئے ہیں؟ تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری شامت آئی ہوئی ہے، عائشہ حیرانگی سے اس سے کہنے لگی، جبکہ دعا بھی کچھ ایسے الفاظ کہہ رہی تھی، یا اللہ جی پلیز ہماری دوست کی جان بچا لیجیے گا، سر تو بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں۔ تم نے کوئی غلطی کی تھی کیا؟ کہیں کوئی پیپرز میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ کچھ غلط کیا ہے تم نے جو سر نے اتنے غصے سے تمہیں اندر بلایا؟ دعا بات کی تہہ تک جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے سارے پیپرز بہت اچھے سے بنائے تھے، اور تو اور ابھی وہ چیک بھی نہیں ہوئے تھے، کل ہی تو ان کے گائیڈ ورکر کے پاس تھے۔ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی،
मैंने बिल्कुल तुम लोगों जैसा काम नहीं किया, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। वो परेशानी से सोचने लगी, जारन शाह उसे इस तरह क्यों अंदर बुला कर गया था। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, सर आपको अंदर बुला कर गए हैं, ये सब कुछ बाद में कर लीजिएगा, सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, जाइए आप। उसके ऑफिस की एक लड़की उसके पास आते हुए कहने लगी, जबकि जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। अब पता नहीं जारन शाह को क्या दौरा पड़ गया था। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में कोई भी नज़र नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे बुलाकर कहाँ चला गया। अंदर ही वॉशरूम का छोटा सा दरवाज़ा लगा था, शायद वो वहाँ था। ये सोचकर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती आगे बढ़ी थी जब अचानक किसी ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो काफ़ी बेलगाम सा हो गया था। उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी कि वो कौन है। वो खुद ही जानती थी कि ऐसी हिम्मत और कौन कर सकता है। वो खुद ही जानती थी कि ऐसी हिम्मत और कौन कर सकता है। वो एक लम्हे के लिए कांप सी गई। वो खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी उसको। ऐसी बेचैनी, ऐसी बेकरारियाँ उसके लिए तो हरगिज़ नहीं थी। जारन, खुदा के लिए छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? वो उसके बाजू में थर थर काँप रही थी। उसका नाजुक सरापा जिस तरह से लरज़ रहा था, मुमकिन था कि अगले 5 मिनट में वो यहीं बेहोश हो जाती। जब न जाने क्या सोचकर वो उस पर तरस खाता उसे खुद में छुपा चुका। आई मिस यू सो मच। क्या कर दिया है तुमने? तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाता। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो हक पर हूँ और अपना हक तो मैं किसी हाल में भी जाने नहीं दूंगा। तुम सामने ही क्यों आती हो मेरे, मुझे बेकरार करने के लिए, पागल करने के लिए? कैसा कैसे रहूँगा? अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मसला तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। बहुत मुश्किल काबू कर रहा हूँ खुद को, ये ना हो कि अपना कंट्रोल खो दूँ। तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे पागल करती जा रही हो और फिर तुम यहाँ आकर इतनी मासूम बन जाती हो, अपनी इतनी मासूम शक्ल दिखाकर और पागल करती हो मुझे। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था जबकि वो उसके बाजू में लरसती खुद पर उसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस कर रही थी। तुम दूर ही ठीक थी मुझसे, कम से कम सब्र तो कर रहा था। अब तो बेसब्रा हो गया ये दिल। तुम्हारे बगैर रहना आसान नहीं और मैं रहूँगा भी नहीं। बताए तो दिया होगा ना सबने तुम्हें, बहुत जल्द तुम जारन शाह की बाहों में आने वाली हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वो उसके कानों में जैसे गुनगुना रहा था, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, छोड़े मुझे। वो अपना आप उससे छुड़वाती खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करने लगी जब अचानक वो उसका चेहरा पकड़कर करीब कर गया। हेलो, जल्दी बोलो, कौन है मुझे? वो फ़ोन उठाते काफ़ी सख्ती से बोला, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। तो क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं? ज़ोरिश, मैं ही बोल रहा हूँ, करो जो बात करनी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इस वक्त मैं बिज़ी होता हूँ। वो सख्ती से जवाब देते हुए बोला, नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं। वो इतनी ज़ोर से तो मुझसे बात नहीं करते, वो तो बड़े प्यार से बात करते हैं मुझसे। वो बड़े मान से बोली, ठीक है, तो जब वो फ़ोन उठाए तब बात कर लेना। वो वो जवाब देता फ़ोन बंद कर चुका था जबकि वो फ़ोन को घूर कर रह गई। उफ़, इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी। फिर भी मैं देखूंगी कि कब तक नाराज़ रहते हैं आप मुझसे। अब रूठ के दिखाएं, आज तो मैं आपको मना कर रहूँगी। वो फ़ोन को देखते हुए पुरअज़्म में सोच रही थी और फिर अपनी रात को अभी तक ना की जाने वाली हरकत को सोचकर उसके गाल लाल होने लगे। कोई बात नहीं ज़ोरिश, प्यार और जंग में सब जायज़ है और यहाँ तो प्यार भी है और जंग भी छिड़ी हुई है, इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वो खुद को यकीन दिलाते हुए रात के बारे में सोचने लगी। क्या बकवास किया तुमने अभी, फिर से कहना? वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला था। उसका इस तरह से इनकार कर देना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने कोई बकवास नहीं की, नहीं करनी मुझे आपसे शादी और ना ही मैं करूँगी। मुझे पता है आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहता हूँ शादी? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। सबकी नज़रों में महान बनने के लिए, सबकी नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए। क्या आपने एक यतीम और बेसहारा लड़की से शादी कर ली? बेवकूफ़ नहीं हूँ जारन शाह, सब समझ आ रहा है मुझे। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत महान होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं इतना अच्छा बनने की। मैं दादी को समझा लूँगी। आप जिससे चाहते हैं ना, जाके उसी से शादी करें। पहले भी मेरी वजह से ही आपको एक अनचाहा रिश्ता कबूल करना पड़ा, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे कर लें। मैं खुद दादी से बात करूँगी आपके लिए। मैं जानती हूँ आप ज़िबाई से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दे रही हूँ और ना ही आपसे कोई बदमज़गी चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरी इस चीज़ को चैलेंज लेने की बजाय समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको भी। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरी जान। कल भी मेरी मर्ज़ी चली थी और आगे भी मेरी ही मर्ज़ी चलेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज करो और मैं इस चैलेंज को कबूल करूँ।
चलो तुम मत करो, मैंने तुम्हारी तरफ से चैलेंज ले लिया। शादी तो मैं तुम ही से करूँगा, क्योंकि अब मेरी बेकरारियाँ सिर्फ तुम ही मिटा सकती हो। बी रेडी मिसेस, हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। चलो छोड़ो फजूल बातों को, जाकर काम करो। यहाँ क्या कर रही हो? हर वक्त अपने हस्बैंड की बाहों में रहना है क्या? नो बेबी, काम भी ज़रूरी है। जाओ अपनी फ़ाइल लेकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी फाइल्स चेक करके देता हूँ और हस्बैंड वाले अंदाज में सज़ा देता हूँ गलतियों की। वो आहिस्ता से उसके लब पर मीठी सी जसारत करता हुआ हटा। उसका अंदाज इंतहाई पुरसकून था, जैसे यही सब करने के लिए वो ऑफिस में आता हो। मैंने कोई गलती नहीं की, वो काफ़ी सख्ती से बोली थी, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया। तुम जारन शाह को नहीं जानती, गलतियाँ निकाल लिया करता हूँ मैं। जाओ जल्दी से काम लेकर आओ, जाओ अपनी फ़ाइल लेकर आओ। मैं तुम्हारी गलतियाँ निकालने के लिए बेकरार हूँ, और उससे ज़्यादा सज़ा देने के लिए। वो मुस्कुराते हुए आराम से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इतने दिनों की बेकरारी को जैसे थोड़ी राहत मिली थी।